हमारी यूनियन के अध्यक्ष कॉमरेड देवीराम जी, हरियाणा के मजदूरों के संघर्षशील युवा नेता कॉमरेड जय भगवान, हमारे स्वागत समिति के अध्यक्ष यहाँ पर बोलकर गए हैं, और आप तमाम सारे लोग जिनके बारे में मेरा ये मानना है कि शोषण की अगर कहीं शुरुआत हुई थी पिछले 5000 साल में, तो सबसे पहला जो शोषण का शिकार बना था वो आज सामने यहाँ पर बैठा हुआ है। आप सबको मैं सलाम करना चाहता हूँ, आप सबको मैं पूरी मनुष्यता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं हरियाणा CITU को ख़ास तौर से लाल सलाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सबसे ज़्यादा वंचित और शोषण के हर रूप का शिकार जो मेहनत कश है इस देश का, ख़ास तौर से हरियाणा में, उसको संगठित करने का एक बहुत बड़ा काम अपने हाथ में लिया है। ये कहा जाता है कि कहीं भी अगर अंधेरा बाकी है तो दुनिया की कोई भी रोशनी सलामत नहीं है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे मजदूर वर्ग में आज भी एक इतना बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा है जिसके बीच में न केवल अंधेरा बाकी है बल्कि अंधेरा लगातार कायम रखने की भी कोशिश जारी है। शोषण के जितने भी रूप हैं उन सब का पहिया आपके ऊपर चलता है। शोषण के कई रूप हैं। एक शोषण का रूप है जो आर्थिक शोषण है, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, कठिन से कठिन काम करेंगे लेकिन उसकी पगार नहीं मिलेगी, उसका जो वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। शोषण का एक दूसरा रूप भी है, और वो दूसरा रूप ये है कि समाज की भलाई के लिए, समाज को जिंदा रखने के लिए तो हम सबसे ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन जिस गांव में हम काम करेंगे वो गांव भी हमारा नहीं होगा, उस गांव की चौपाल पर भी हमारी जगह नहीं होगी, उस गांव में भी इज्जत और सम्मान के साथ, गरिमा और आदर के साथ हमारे बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। इसको कहते हैं सामाजिक शोषण। और इस सामाजिक शोषण के और भी कई सारे तरीके होते हैं, जिनमें जब गांव को, स्कूल को साफ करने का सवाल आएगा, जब अस्पताल को साफ करने का सवाल आएगा, तो सबसे पहली कतार में सबसे आगे हम खड़े होंगे और हमारे पीछे कोई नहीं होगा। लेकिन जब उसी स्कूल में पढ़ने का सवाल आएगा, उसी स्कूल का हेडमास्टर बनने का सवाल आएगा, उसी अस्पताल में इलाज कराने का सवाल आएगा, उसी अस्पताल का डॉक्टर बनने का सवाल आएगा, तो सबसे पीछे हम खड़े होंगे, हमारे आगे बहुत सारे लोग होंगे। इन सारे शोषण के साथ जो लोग लगातार कई सालों से, कई सैकड़ों सालों से अपने अधिकारों से वंचित हैं, अपने मेहनत के मोल से वंचित हैं, अपने मनुष्य होने के सम्मान से वंचित हैं, उनको सफाई कामगार यूनियन, हरियाणा के सफाई कर्मचारी यूनियन, हरियाणा के साथियों ने जो संगठित किया है, आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी ये लड़ाई कामयाब हो। हमारे हिस्से में क्या है? हमारे हिस्से में बीमारियां आई, हमारे हिस्से में अपमान आया, हमारे हिस्से में जिल्लतें आई, हमारे हिस्से में तमाम सारी तोहमतें आई, हमारे हिस्से में मौत आई, और आए उसके बाद नेताओं द्वारा समय समय पर उछाले जाने वाले जुमले, ऐसी बड़ी बड़ी बातें जिन बातों से 8 आने की या 1 रुपए की भी खरीदारी नहीं की जा सकती, ऐसी वाहियात और खोखली बातें हमारे हिस्से में आई। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। गांव में तो हालत बहुत ख़राब होगी, मैं शहर की बात कर रहा हूँ आपसे। 2019 में एक रिपोर्ट निकल के आई, और उस रिपोर्ट ने ये कहा कि 2019 में 110 सफाई कर्मचारियों की मौत सफाई का काम करते हुए, सीवर को साफ करते हुए हो गई। उतरे थे साफ करने के लिए, लाश निकल के आई। उसके बाद लोकसभा में जब हमारे लाल झंडे के सांसद ने ये सवाल पूछा कि सरकार के पास आंकड़े क्या है, तो सरकार ने कहा कि नहीं, वो 110 नहीं है, 941 हैं। ये वो 941 लोग थे जो बड़े बड़े महानगरों में, जहाँ पर बड़ी बिजलियाँ चमचमाती हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जहाँ पर विकास होता है, जहाँ बड़े लोग रहते हैं,
उनकी गंदगी को साफ करते हुए मर गए। उन्होंने बताया कि 1941। हमने पूछा दिल्ली में कितने मरे, तो दिल्ली में बताया कि एक साल में 98 सफाई कर्मचारियों की मौतें हुई। मतलब हर चौथे दिन एक सफाई कर्मचारी दिल्ली को चमचमाने की मुहिम में मर गया, शहीद हो गया। और मुंबई में पिछले 18 वर्ष का आंकड़ा जब निकल कर आया तो मालूम पड़ा कि 3979 लोग शहीद हो गए। पिछले 5 साल में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुठभेड़ें हुई हैं, उन मुठभेड़ों में भी 3979 लोगों की मौत नहीं हुई है। हमारे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से हमारे 750 सैनिक शहीद हुए हैं पिछले 5 साल में, लेकिन 3500 से ज़्यादा ये सैनिक शहीद हुए हिंदुस्तान के। इनको कोई शहीदों का दर्जा देने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार? ये जो समाज का दोहरा बर्ताव है, उस दोहरे बर्ताव का सबसे बड़ा शिकार है हम। इसलिए हम बहुत साधिकार कहना चाहते हैं, बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत जोरदार आवाज़ में कहना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारे शहरों की चमचमाहट है, ये जो तुम्हारे गांव की सफाई है, ये जो स्वच्छ गांव और फलाने गांव और ठिकाने गांव के ये जो तमगे लेकर आए हो, इन सारी चमचमाहटों को साफ करने के लिए हमने अपने शरीर की हड्डी को झाड़ू की तरह और अपने खून को पानी की तरह इस्तेमाल किया है, तब तुम्हारे शहर और गांव में रौनक आई है। इस रौनक का, इस रोशनी का थोड़ा बहुत हिस्सा हमको भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमें ये सवाल उठाने होंगे जो आपके तमाम सारे सवालों तक है। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको। हमारे संगठन ने मिलकर 2017 में एक अध्ययन किया कि जो लोग शहीद हो रहे हैं ऐसे सफाई के कामों में, उनके मुआवजे की हालत क्या है। और हमने ये पाया कि उस वक़्त, उस साल 2017 में 1327 लोग शहीद हुए थे सफाई कर्मचारी, जिनका रिकॉर्ड था, और उनमें से केवल 25 को मुआवजा मिला था। बाकी 1302 लोगों का मुआवजा भी नहीं मिला। हम मर जाते हैं तो हमको कफन भी नसीब नहीं होता, क्योंकि सरकार के पास इस तरीके का कोई कानून नहीं है। हम सरकार के कर्मचारियों की सूची में शामिल नहीं हैं। हमें सरकार के कर्मचारियों की सूची में शामिल करने की बजाय कभी संविदा के नाम पर, कभी ठेकेदार के नाम पर, कभी किसी पंचायत के नाम पर इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि जब हमारी मौत की या हमारी परेशानी की या हमारी बीमारी की जिम्मेदारी लेने की कोशिश की जाए, या मौका आए या दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाए, तो उसके लिए कोई हमारे पास आंसू बहाने के लिए भी नहीं आएगा, संवेदना दिखाने के लिए भी नहीं आएगा। ये पिछले 75 साल की आज़ादी में हिंदुस्तान के सफाई मजदूरों को मिला है, जिसे हम आज के सम्मेलन के जरिए कहना चाहते हैं कि हमें ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हम इस हालत को बदल कर मानेंगे, इस हालत को पूरी तरीके से तब्दील करके मानेंगे। एक बहुत बड़ी संस्थान है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। उस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने सर्वे किया, और उसने सफाई कर्मचारियों का सर्वे करके ये पता लगाया कि इनका हेल्थ का इंडिकेटर क्या है, इनके शरीर के स्वास्थ्य की हालत क्या है। और उन्होंने पता लगा कर ये बताया कि 20 साल तक जो लगातार सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते रहते हैं, उनमें से 46% लोगों को टीबी की बीमारी हो जाती है, बैक्टीरियाज की बीमारी हो जाती है, क्योंकि वो बैक्टीरियाज के ठीक सामने काम कर रहे हैं। उनके सफाई करते में उन्होंने पाया कि लगभग 18% लोग ऐसे हैं जिनके सफाई के दौरान कांच का टुकड़ा लगने की वजह से या लोहा लगने की वजह से उनके घाव ऐसे हो जाते हैं जिन घावों को भरने में भी वर्षों लग जाते हैं। उन्होंने बताया कि जितने भी कर्मचारी काम करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उनमें ये जो स्किन डिसीज है जिसको चर्म रोग कहते हैं, उस चर्म रोग का अनुपात अगर 1 नंबर पे काम करने वाले लोगों के पास 0.1% है, मतलब 1000 में से 1 को होती है, तो सफाई कर्मचारियों में 100 में से 27 लोग ऐसे हैं जिन्हें चर्म रोग का सामना करना पड़ता है। तनख्वाह नहीं आई, नौकरी परमानेंट होने की नौबत नहीं आई, लेकिन बीमारियों की हिस्सेदारी में हम सबसे ज़्यादा आगे बढ़े। और वो इसलिए बढ़े
कि न हमारी मेडिकल जांच की सुविधा है, न हमारी इलाज की सुविधा है, न हमें चिकित्सा भत्ता के लिए कुछ पैसा है, बल्कि यहाँ तक की बात है कि चूंकि हम ठेका पे काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बीमार पड़ने पर छुट्टी का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। ये स्थितियाँ अमानवीय हैं, ये स्थितियाँ मनुष्य के साथ बर्ताव करने वाली नहीं है। हमारे यहाँ पर एक नेता हुई हैं जिनको पशुओं से बड़ा प्यार है, उनका नाम है मेनका गांधी। वो एक बार लोकसभा में एक कानून लेकर आई, तब हम सीटू में काम करते थे, और उस कानून में वो ये कानून लेकर आए कि ये जो कुम्हारों के घर में जो गधे होते हैं, उन गधों से बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। उन्होंने कानून बनवाया कि गधे से 4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जाएगा। 4 घंटे बाद उसको चारा खाने की, पानी पीने की छुट्टी देनी पड़ेगी, और उसके बाद कम से कम 1 घंटे तक आराम करेगा, उसके बाद उससे 4 घंटे काम कराया जा सकता है। मेनका गांधी जी को गधों की चिंता थी कि गधे को 4 घंटे बाद आराम मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, उन सरकारों को इन मनुष्यों की चिंता नहीं है कि उनको 4 घंटे काम करने के बाद आराम मिलता है कि नहीं मिलता। ये है हुक्मरानों का नजरिया हमारे प्रति। और नजरिया क्या है? वो कहते हैं खजाना ही नहीं है। आदमी चंद्रमा पे पहुंच गया, चंद्रमा पे कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं। एक जगह पर एक सेमिनार में था, तो वहां पे बड़े बड़े लोग बोल रहे थे कि चंद्रमा पर कॉलोनी बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मंगल ग्रह पर हमारे लोग पहुंच गए, दुनिया की सारी बीमारियों की दवा खोज ली गई। अब तो एक ऐसा रोबोट भी तैयार कर लिया गया है, जिस रोबोट के जरिए उसको केवल उसको कंप्यूटर में फीड करना है, रिमोट से चलाना है, बाकी का सारा काम वो कर लेगा। इतनी सारी विज्ञान की खोजों के लिए तुम्हारे पास पैसा है, अच्छी बात है, विज्ञान की खोज हो रही है। कोरोना की बीमारी आई, 6 महीने में टीका आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इन कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी 30,000 करोड़ रुपए की नई लोकसभा और मोदी महल बना रहे हैं, जिसमें वो रहेंगे। जो 5 साल के लिए चुना गया है, वो 5 साल बाद दोबारा जीत कर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 30,000 करोड़ रुपए का महल बनना है। ये जो 30-30 साल से काम कर रहे हैं, उन्हें 2 बेडरूम का एक छोटा सा मकान देने के लिए तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है? नहीं है, खजाना खाली है। उनका खजाना खाली है। एक सिफारिश आई थी, ये है करीबन 20-22 साल पहले की बात। एक सिफारिश आई थी कि जो सफाई के काम में लगे हैं, उन लोगों को, महिलाओं को कम से कम 4 साड़ियाँ, पेटीकोट, ब्लाउज दिए जाने चाहिए, और जो पुरुष लोग काम में लगे हैं, उनको कम से कम 4 जोड़ी कपड़ा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस पेशे में लगे हुए हैं, वहाँ पर कपड़े जल्दी खराब होते हैं। उस सिफारिश में ये भी कहा गया था कि उनको कम से कम 4 साफे दिए जाने चाहिए, ताकि सफाई करते वक्त वो अपने मुंह को ढक सकें। मास्क दिया ना जाना चाहिए, हाथ में पहनने के लिए दस्ताने दिए जाने चाहिए, कम से कम 3 जोड़ी, ताकि वो हाथ से सीधे काम न करें, दस्ताने पहन के काम करें। उसमें कहा गया था कि नहाने के और कपड़े धोने के दोनों साबुन दिए जाने चाहिए हर सप्ताह। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि पैर में पहनने के लिए वो जो ऊंचे वाले जूते होते हैं, वो जूते भी मिलने चाहिए और स्लीपर भी मिलने चाहिए। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जब ठंड पड़ती है, तो उस ठंड के मौसम में एक गर्म स्वेटर भी होना चाहिए, एक गर्म जैकेट भी होना चाहिए, और बरसात के मौसम के लिए रेनकोट होना चाहिए। 20-22 साल पहले ये रिपोर्ट आई थी। आप में से किसी को ये सामान मिला आज तक? खजाना खाली है। जब हमारी सफाई के लिए आएगा कोई काम, तो खजाना खाली है। हम 30-30 साल काम कर लेंगे, तो हमारे लिए देने के लिए ये सब नहीं है। लेकिन गलती से जात के नाम पर, धर्म के नाम पर दारू पिला के, कम्बल बांट के, पैसा बांट के, अगर कोई जेब कट या चोर 5 साल के लिए विधायक बन जाएगा, तो उसको पूरी जिंदगी भर पेंशन देने के लिए सरकार के खजाने में पैसा है, उसको पूरी जिंदगी भर ट्रेन में मुफ्त में यात्रा करने के लिए पैसा है, उसको पूरी जिंदगी भर मुफ्त में इलाज करने के लिए पैसा है। ये विधायकों और सांसदों का देश है या 134 करोड़ जनता का देश है? ये सवाल करना पड़ेगा, ये सवाल उठाना पड़ेगा। और केवल यही तक सवाल हमें नहीं करना है, बल्कि हमें यह भी कहना पड़ेगा कि ये खजाना आता कहां से है भाई? क्योंकि अभी सरकार ने ये माना कि ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं,
वो बैंकों का कर्जा नहीं चुका रहे। बैंकों के 28 लाख करोड़ रुपया माफ किए सरकार ने, आपके हमारे नहीं, उनके माफ किए। वो कर्जा भी नहीं चुकाते, वो टैक्स भी पूरा जमा नहीं करते। अंबानी पे ही कम से कम 3.5-4 लाख करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। जो आदमी रोज कमाई कर रहा है हजारों करोड़ की, उस पर भी टैक्स बकाया, वो भी टैक्स नहीं दे रहा। फिर ये सरकार की खजाने में पैसा कहाँ से आता है? जब आप सुबह चाय बनाने के लिए वो 5 रुपए का चाय का पाउच खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको जानकारी नहीं होती। आप 1.5 रुपया मोदी और खट्टर की सरकार के खजाने में जमा करके आते हैं। आप जब 30 रुपए की चीनी या शक्कर खरीद के लाते हैं तो उसमें से 8 रुपया खट्टर और मोदी को जमा करके आते हैं। आप जब बीड़ी का कट्टा खरीदते हैं, बंडल खरीदते हैं, और वो अगर 10 रुपए का है तो 3.5 रुपया मोदी और खट्टर के खजाने में अपने आप कट के जमा हो जाता है। हमारे घर में जब कोई बीमार पड़ता है, उस बीमार को दवा देने के लिए जब डॉक्टर साहब एक खर्रा लिख देते हैं और हम 300 रुपये की दवा लेकर आते हैं, उसमें कम से कम 100 रुपया मोदी और खट्टर की सरकार के खजाने में जमा करके आते हैं। मोटरसाइकिल पर चलने वाले लोग जब 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो उसमें से 55 रुपया जमा हो रहा है सरकार के खजाने में। सरकार के खजाने का एक एक पैसा हिंदुस्तान के इन्हीं मेहनत कश लोगों का पैसा है। लेकिन पार्लियामेंट बनाने के लिए, मोदी महल बनाने के लिए 8,500 करोड़ रुपए का हवाई जहाज प्रधानमंत्री मोदी के खरीदने के लिए पैसा है, हमको देने के लिए पैसा नहीं है। इस तरीके का नियम कानून नहीं चलेगा। हम बदल पाएंगे क्योंकि हमारी तादाद तुम्हारी तादाद से ज़्यादा है। ये लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत आसान लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान बना। उसके पहले इस देश के मजदूरों ने, आपके भाइयों और बहनों ने लड़ के इस देश के श्रम कानून बनवाए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना, फैक्ट्री एक्ट बना, स्थायी कानून बने, और उन कानूनों में ये प्रावधान किया गया है, ये नियम बनाया गया कि जो भी परमानेंट एंड पेरेनियल नेचर का काम होगा, जो भी ऐसा काम होगा जो स्थायी काम है, जो नियमित चलने वाला काम है, ऐसे स्थायी और नियमित चलने वाले काम में किसी भी ठेका मजदूर को या टेम्परेरी मजदूर को नहीं रखा जाएगा। अगर काम परमानेंट है तो नौकरी भी परमानेंट होगी। ये कानून इस देश में 1947 में बना था। 1947 में आज़ादी के वक्त ये तय किया गया था कि हम स्थायी काम में स्थायी मजदूर रखेंगे। स्थायी मजदूर रखेंगे मतलब स्थायी कर्मचारी को साप्ताहिक छुट्टी भी मिलेगी, उसके काम के घंटे भी होंगे, और उसके काम के घंटे के साथ साथ वो जब बीमार पड़ेगा तो बीमारी के लिए छुट्टी भी होगी, उसके त्यौहार और तीज पड़ेंगे तब भी छुट्टी दी जाएगी, और जब वो रिटायर होगा 60 साल का, 58 साल का हो जाएगा, उस वक्त उसके बुढ़ापे को काटने के लिए पेंशन भी दी जाएगी। क्या सफाई करने का काम परमानेंट काम नहीं है? ये रेगुलर नियमित रूप से चलने वाला काम नहीं है। सफाई करने का काम नियमित चलने वाला काम है। ये वो काम है जो त्योहार के दिन भी करना पड़ता है। ये वो काम है जो कोरोना की महामारी में लॉकडाउन के बीच में भी करना पड़ता है। लेकिन उस परमानेंट और पेरिनियल नेचर के काम में, उस स्थायी प्रकृति के काम में हमें टेम्परेरी बना के रखा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पे बना के रखा जाएगा, संविदा पे बना के रखा जाएगा। और आपके यहाँ तो और भी माशाअल्लाह सरकार आई है, उसने तो आपसे ये कहा कि गाँव की सफाई करने के साथ साथ सरकारी स्कूल और सरकारी बिल्डिंगों की भी सफाई करने का काम आप पे ही थोपा जाएगा। मैं आपकी यूनियन के संघर्ष को सलाम करता हूँ कि आपने उस आदेश को बदलवाने के लिए एक कामयाबी हासिल की। लेकिन दूसरी कामयाबी हमें हासिल करनी है, वो काम ये है कि गांव जब तक है तब तक सफाई है, और सफाई जब तक है तब तक सफाई कर्मचारी है। जब हम नियमित हैं, हम खट्टर की तरह 5 साल में बदलने वाले नहीं हैं। जब हम नियमित हैं तो हमें नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए, उससे कम कोई मांग मंजूर नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है ब्रज में कि गुड़ न दे लेकिन गुड़ जैसी बात तो करे। अगर तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो 2-4 साल बाद दे देना, अभी शुरू कर दो, लेकिन कम से कम मिठास के साथ बात तो करो, मीठी बात तो करो, सम्मान तो दो। लेकिन सम्मान भी पूरी तरीके से गायब है। और हालत ये है कि हम क्या मांग कर रहे हैं। मैंने आपका मांग पत्र देखा, आपके जब CITU के साथियों ने ये बताया मुझे, तो ये मांग पत्र मैंने बुलाया, ये जुलाई 2021 में आपने
दुष्यंत चौटाला जी के सामने एक प्रदर्शन करने के साथ दिया। क्या मांग कर रहे हैं हम मांग कर रहे हैं कि 24,000 रुपया हमारा वेतन होना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं कि बाजार में जब महंगाई बढ़ती है तो उस महंगाई के साथ हमारा महंगाई भत्ता भी बढ़ता जाना चाहिए। कितनी छोटी सी मांग। 1948 में बना था न्यूनतम वेतन का कानून, और उस कानून में यह कहा गया था कि भाई कैसे वेतन तय करोगे, कम से कम कितनी पगार मिलनी चाहिए। उस वक्त एक बहुत बड़े खान पान के और शरीर के विशेषज्ञ हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर एक्रोइड। सरकार ने उन डॉक्टर एक्रोइड की एक कमेटी बनाई और डॉक्टर एक्रोइड से ये कहा कि ये पता लगाओ कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए कितना खाना चाहिए। उन डॉक्टर एक्रोइड साहब ने पूरी तफ्तीश करने के बाद, जानकारी के बाद में बात करते मीटिंग में, ये बताया कि जो गांव में लोग रहते हैं उनको कम से कम 2400 कैलोरी खाना चाहिए। इतनी रोटी, दाल, चावल, घी, तेल, लकड़ी होनी चाहिए कि जिससे उनको 2400 कैलोरी की ताकत मिले 24 घंटे के अंदर। और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको कम से कम 2200 कैलोरीज की ताकत मिलनी चाहिए। ये फार्मूला 1948 में तय हुआ। उसके पहले 1915 में जो श्रम संसद हुई थी, त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन हुआ था, उस जमाने में तय हुआ और लगातार चलता है कि भाई न्यूनतम वेतन तय करना चाहिए। 1948 में कानून बना। इसके पहले क्या बात हो रही थी? इसके पहले ये बात हो रही थी कि यार मनुष्य समाज में रहने के लिए जितनी भी चीज़ें वो सब हमको मिलनी चाहिए। अखबार पढ़ना चाहते हैं, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे मकान में रहना चाहते हैं, अच्छा जीवन काटना चाहते हैं। हम समाज को जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं, समाज को हमें देना चाहिए। उसका नाम रखा गया था लिविंग वेज। लिविंग वेज वो भूल गए। उसके बाद एक आंदोलन हुआ कर्मचारियों का, जिन्होंने कहा कि कम से कम आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन होना चाहिए, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेज होना चाहिए। उसके लिए ये डॉक्टर एक्रोइड का फार्मूला आया कि भाई 5 चीज़ें से तय होगा हमारा वेतन। पहला, घर में 5 सदस्य हैं, उन 5 सदस्यों को 2400 कैलोरी खाना चाहिए रोज। वो डाइट कितने में आएगी, वो राशन कितने में आएगा, और उस राशन को खाने में बदलने के लिए कितना ईंधन लगेगा, कितना गैस लगेगी, उसका पैसा जोड़ा जाए। दूसरा आधार बनाया कि हमें रहने और हमें पहनने और बरतने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है। तो उस जमाने में 1948 में ये तय हुआ कि कम से कम 9.5 गज, आप मान लीजिए 9 मीटर, 5 लोगों का परिवार है तो हर आदमी को कम से कम 9 मीटर कपड़ा उसको साल भर में लगता है। उसमें ओढ़ने वाला चादर भी शामिल है और उसमें पहनने वाले कपड़े भी शामिल हैं। तो 5 लोगों के परिवार में 9-9 मीटर कपड़ा खरीदा जा सके, इतना पैसा उसके पास होना चाहिए। तीसरा फार्मूला उन्होंने ये तय किया कि वो जिस जगह पर रहता है वहाँ पर 2 कमरे और 1 रसोई का मकान, जिसमें शौचालय बना हो, जिसमें पानी आता हो, ऐसे मकान को किराए पे लेने के लिए कितना पैसा लगता है, उतना पैसा भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। ये 3 मुख्य आधार तय हुए, जिनको कह सकते हैं हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान। एक चौथा आधार भी ये तय हुआ जिसमें ये कहा गया कि ये मनुष्य है, ये एक सामाजिक प्राणी है, ये केवल नौकरी करके घर में बैठ के शांत रहने वाला नहीं है। इसे अखबार भी पढ़ने होते हैं, इसे 30 त्यौहार भी मनाने पड़ते हैं, दिवाली भी आती है, रक्षाबंधन भी आती है, ईद भी आती है, मुहर्रम भी आती है, उनमें भी खर्चा होता है। तो ये तय किया गया कि ये रोटी, कपड़ा, मकान का जो जोड़ निकल कर आएगा, इस जोड़ के हिसाब से इसमें 25% और जोड़ा जाना चाहिए और वो उसके सामाजिक जीवन के लिए जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की यूनियन थी, CITU की लाल झंडे की यूनियन थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहा कि हमें केवल ये 4 चीज़ें नहीं चाहिए, एक और 5वीं चीज़ चाहिए। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें लोगों के घरों में जाना पड़ता है, रिश्तेदारियों में जाना पड़ता है, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए किताबें खरीदनी पड़ती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह।
सुप्रीम कोर्ट ने सन 1982 में ये फैसला दिया कि ये जो 4 चीज़ों का जोड़ है, रोटी, कपड़ा, मकान और त्यौहार, इन 4 चीज़ों का जोड़ अगर 100 रुपया है तो 25 रुपया इसमें और जोड़ा जाना चाहिए। तो कुल मिला के ये 5 आधार हैं जिनके आधार पर हमारा न्यूनतम वेतन तय होना चाहिए। ये 24,000 तो हम रियायत कर रहे हैं सरकार के ऊपर। आज की तारीख में अगर 1948 में जो ये 5 सूत्रों का फॉर्मूला जो 1982 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा हुआ, अगर इसको जोड़कर हम मांग करें तो हर कर्मचारी को कम से कम 65,000 रुपया महीना मिलना चाहिए। या तो अपनी 1948 में जो कानून बनाया था उस कानून को लागू करो, वरना संविधान में लिखा हुआ है कि जो सरकार संविधान और कानून को लागू नहीं कर सकती उसको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वरना गद्दी छोड़ के नीचे आओ, वरना अपने कानून को लागू करो। हम कोई रियायत या खैरात मांगने के लिए नहीं जा रहे, हम उन चीज़ों को मांगने के लिए जा रहे हैं जिन चीज़ों को आपने बाकायदा नियम बनाकर, कानून बनाकर किया था, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं उनके पास पैसा नहीं। जितनी भी मुसीबतें आती हैं हम पे पहले आती हैं। एक कहावत है ना, दूबरे के 2 आषाढ़ होते हैं। हमारे 2 आषाढ़ नहीं है, 4 आषाढ़ है, लेकिन उनके जेठ में भी सावन बनता रहता है। अभी कोरोना का काल है, दुनिया में इतने सारे लोग, जब से ये दुनिया बनी है तब से बात कर रहा हूं मैं, दुनिया में इतने सारे लोग 2 महीने के अंदर देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक नहीं गए होंगे। 4.5-5 करोड़ लोग, कोई तमिलनाडु की चेन्नई से चल के आ रहा है, कोई कोयम्बतूर से चल के आ रहा है, कोई अहमदाबाद से चल के आ रहा है, कोई सूरत से चल के आ रहा है। रेलगाड़ियां बंद कर दी नेताजी ने। दुनिया में जहां जहां कोरोना का लॉकडाउन हुआ, 5 दिन का, 10 दिन का, 8 दिन का टाइम दिया गया ताकि लोग अपने अपने घरों में वापस पहुंच पाए। हमारे नेता को, मोदी जी को टेलीविज़न पे भाषण देने का शौक है। उन्होंने 6 बजे घोषणा की कि रात के 8 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया जाता है। हमारे भाई लोग, हमारे गांव के लोग जो नौकरियों की तलाश में देश के दूसरे कोने में थे, 1 महीने तक इंतजार किया, 1.5 महीने तक इंतजार किया। जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पर पगार मिलना बंद हो गई, रोटी के लाले पड़ गए। पैदल पैदल चलकर आए 1,500 हजार किलोमीटर। सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश के आदिवासी थे 13, वो पटरी पटरी चलकर आ रहे थे। उन 13 के 13 आदिवासियों को रौंद के चली गई ट्रेन। 4.5 से 5 करोड़ लोग पैदल लौट के आ रहे थे उस कोरोना में। हमारी रिजर्व बैंक ने कहा कि कम से कम 14-15 करोड़ लोगों की नौकरियां खत्म हुई हैं, वो बेरोजगार हुए हैं। और अभी 6 महीने पहले उसी रिजर्व बैंक ने कहा कि उनमें से 5-6 करोड़ लोगों की नौकरियां वापस आई हैं, 9-10 करोड़ की नौकरियां और काम धंधे लौट के नहीं आए। जब इतनी तबाही मची हुई थी, जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, भुखमरी की नौबत आ गई थी देश में, उस वक्त हमें देने के लिए सरकार के पास 1 रुपया नहीं था। 1 रुपये की मदद इस देश की गरीब जनता को करने के लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं था। लेकिन ठीक उस वक्त जब कारखाने बंद थे, बाजार बंद थे, रेलगाड़ियां बंद थी, पूरा देश बंद था, उस वक्त सरकार ने हमको बताया कि मुकेश अंबानी नाम के एक सज्जन हैं, वो 90 करोड़ रुपया हर घंटा कमा रहे थे, हर घंटा। पूरा देश बंद है लेकिन उसकी कमाई जा रही है। ये कौन सा जादू है? ये कौन सी कामधेनु की गाय मिल गई? ये कौन सा कल्प वृक्ष का पेड़ मिल गया? एक गौतम अडानी है, वो 112 करोड़ रुपया प्रति घंटा कमा रहा था। लोग लुट रहे हैं, लोगों की नौकरियां छिन रही हैं, लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं है, और दूसरी तरफ जो उनके खास लोग हैं वो कमा रहे हैं। ये क्या तरीका है? इसका मतलब ये है कि ये लूट कराने वाले लोग और कोई नहीं है। ये लूट कराने वाले वही लोग हैं जिन्हें हमने ऊपर बिठा के रखा है अपने वोट के जरिए। हमें अपने वोट की ताकत को भी कारगर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। वो राम बने फिरते हैं लेकिन हमको हनुमान भी नहीं बनने देते। ये बात कहते कहते मेरे को याद आई कि एक हम जिस शहर में पढ़ा करते थे, वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ था, हनुमान जी का बाहर बना हुआ था, रामचंद्र जी का अंदर बना हुआ था। लोग आते थे, हनुमान जी से लाल सलाम बोलते थे और सारा प्रसाद चढ़ाने के लिए राम जी के मंदिर में पहुँच जाया करते थे। एक दिन उनको बहुत गुस्सा आई, हनुमान को 10-15 दिन से किसी ने कुछ दिया नहीं था,
एक दिन एक केस आया, सुबह सुबह बाल बिखरे हुए, बड़ा परेशान था। जैसे ही वो निकला वहाँ से सामने से और हनुमान जी से प्रणाम किया, हनुमान जी ने कहा यहाँ रुक, पहले यहाँ बता प्रॉब्लम क्या है तेरी। उसने बताया कि महाराज मेरी बीवी चली गई है, पता नहीं कहाँ, 2-3 बच्चे हैं घर में, वो भूखे हैं, परेशान हैं, मेरी बीवी को ढूंढ के लाना है। तो उन्होंने कहा सारा प्रसाद यहाँ रख, सारी दक्षिणा रही यहाँ रख, जब राम की बीवी खोई थी मैं ढूंढ के लाया था, वो तेरी बीवी क्या ढूंढ के लाएगा। तो जब तुम्हारे काम की अटकी होती है तो ये हनुमान ढूंढ के लाता है, इसके किए बिना कुछ नहीं होता। अभी बता रहे थे यादव जी मुझे कि जिस जमीन पर हम बैठे हुए हैं वहाँ पर संघर्ष की अनवरत अनेक मिसालें हैं, जहाँ पर 1857 की लड़ाई में जहाँ हम बैठे हुए उसके 50 किलोमीटर के एरिया में ये हिंदुस्तान के इस इलाके के नागरिक थे जिन्होंने अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। लेकिन मौका देखिए कि जिन्होंने कुर्बानी दी थी वो आज अपने वेतन के लिए, अपनी छुट्टी के लिए, अपनी नौकरी के लिए सम्मेलन करने के लिए मजबूर है, और जिन्होंने गद्दारी की थी वो आज दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए हैं। इस तरीके की विडंबना का राज नहीं चलने दिया जाएगा। ये चेतना पैदा करनी पड़ेगी, ये हौसला पैदा करना पड़ेगा। हम एक अजीब से चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जिस जगह हम लोग काम करते हैं, और हमारा चक्रव्यूह केवल आर्थिक शोषण का नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, हमारे चक्रव्यूह 4 तरीके के। पहला चक्रव्यूह है जाति, दूसरा चक्रव्यूह है बीमारी जो काम करने की वजह से हमारे हिस्से में आती है, तीसरा चक्रव्यूह है कर्जा। उसी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने सर्वे करके ये बताया कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो शहर में काम करते हो चाहे वो गांव में काम करते हो, चूंकि उनकी आमदनी बहुत कम है इसलिए कर्ज के फंदे में सबसे ज़्यादा वो फंसते हैं, और उन्हें कर्ज बैंकें नहीं देती, उन्हें कर्ज साहूकार देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पीढ़ियां गुजर जाती हैं उस कर्ज की ब्याज को चुकाते हुए। ये हालत है कि नहीं है? हम कर्ज के फंदे में फंसे हुए हैं। और चौथा पहिया जो हम पे चल रहा है वो चक्रव्यूह का, वो है सरकार की नीतियां जो हमको और भी ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते हैं आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। ये जो गरीब जातियों को जो नौकरियों में थोड़ी बहुत आरक्षण मिलता है, हालांकि आरक्षण तो आजकल नौकरियां ही नहीं है तो आरक्षण क्या मिलता होगा, ये खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये सफाई कर्मचारी एक ऐसा पेशा है जहां पर आरक्षण खत्म करने की मांग करने के लिए कोई नहीं आता। यहाँ काम करने के लिए केवल परंपरागत रूप से जाति के आधार पर हम ही हैं। हमारे हिस्से में केवल यही काम आया है, राज करने का काम दूसरों के हिस्से में आया है। ये जो चक्रव्यूह है जाति का, इस जाति के चक्रव्यूह को भी CITU एकमात्र ऐसा संगठन है देश का जिस संगठन ने अपनी लड़ाई के एजेंडे में शामिल किया है। हमने कहा है कि जब विज्ञान सारी खोज कर चुका और ये कह चुका कि सारे मनुष्य बराबर हैं, जब दुनिया में कहीं जाति नहीं पाई जाती तो हमारे देश में जाति के आधार पर ही काम की गणना क्यों की जाएगी। एक कोई पागल पैदा हुआ था जिसका नाम था मनु, और वो 4 वर्णों में बांट के चला गया। उसने कहा कि फलाने लोग जो हैं वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, फलाने लोग जो हैं वो ब्रह्मा की हाथ से पैदा हुए हैं, छाती से पैदा हुए हैं, फलाने लोग हैं वो पेट से पैदा हुए हैं, दिखाने लोग हैं वो पैर से पैदा हुए हैं। साला सही जगह से कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसे नियम बना के चलेगा, और उन 4 वर्णों में भी सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी जिन पर है उन 4 वर्णों में भी शामिल नहीं है, वो अवर्ण के रूप में शामिल है। हमें इस तरीके का जातिगत अवैज्ञानिक भेदभाव भी खत्म करना है। हमें समाज के साथ बराबरी के रिश्ते कायम करने हैं। हमें उस कल्पना को साकार करना है जो ज्योतिबा फुले ने, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखी थी। और इसीलिए बाबा साहब ने ये कहा था कि झाड़ू छोड़ो। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि बाबा साहब का झाड़ू छोड़ने का नारा जब तक लागू होगा तब तक लागू होगा, लेकिन अपनी झाड़ू का मुंह मोड़ो। वो झाड़ू सफाई करने के लिए भी काम आएगी, और वो झाड़ू खट्टर जैसे, मोदी जैसे नेताओं की धूल झाड़ने के लिए भी काम आएगी। ऐसे तेवर हमको विकसित करने पड़ेंगे, और हमें ये कहना पड़ेगा कि हमें तुम्हारा ये भेदभाव, ये जन्मना शूद्र पैदा होने वाला, अवर्ण पैदा होने वाला भेदभाव बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हालांकि बहुत मजे की बात, हम लोग कहानियों में ये पढ़ा करते थे कि पारसमणि होती है,
उस पारसमणि की खास बात ये होती है कि उसके साथ अगर कोई लोहा छू जाए तो लोहा सोना हो जाता है। वो इतनी पवित्र और शुद्ध होती है कि जो भी उसके संपर्क में आता है वो भी एकदम सोना बन जाता है। लेकिन ये वर्णाश्रम की, ये जाति की ऊंच नीच की बात हमारी समझ में नहीं आई। जब पंडित जी महाराज आप इतने ही ज़्यादा शुद्ध हो तो हमारे छूने से अपवित्र क्यों हो जाते हो? तुम्हारे छूने से हम पवित्र क्यों नहीं हो जाते? इसका मतलब तुमसे ज़्यादा ताकत हम में है कि हम अगर छू देंगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे। तो हम अगर ताकतवर हैं तो हमें अपनी ताकत का स्थान मिलना चाहिए, और स्थान में हम किसी के सर पे बैठना नहीं चाहते, स्थान में हम बराबरी से बैठना चाहते हैं। और ये एकमात्र ऐसा संगठन है CITU का संगठन जिसने अपने व्यवहार में, अपने बर्ताव में, अपनी कमेटियों में और जिसके कॉमरेडों ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू किया है कि मनुष्य से ऊपर कोई नहीं है। मनुष्य के अंदर जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, रंग के नाम पर किसी भी तरीके का विभाजन स्वीकार नहीं है। हम आर्थिक बराबरी भी चाहते हैं, हम पैसे का हिसाब भी चाहते हैं, लेकिन हम इज्जत भी चाहते हैं, सम्मान भी चाहते हैं और बराबरी भी चाहते हैं। और ये हम खैरात में नहीं मांग रहे हैं, ये हमारे पुरखों ने जो संघर्ष किया था उस पुरखों के संघर्ष की निरंतरता में मांगते हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती, हम उन चीज़ों को लड़के हासिल करने की क्षमता भी रखते हैं। और इसीलिए CITU केवल सफाई कर्मचारियों को एकजुट करके वर्णाश्रम और इस तरीके की जाति की ऊंच नीच के खिलाफ नहीं लड़ती, बल्कि बाकी की यूनियनों को भी इस लड़ाई में झोंकती है। हम अगर मिल के लड़ेंगे, मेहनत कश के नाम पर एकता बनाते हुए, अगर मनुष्य के नाम पर भी एकता बनाएंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जिसे हम हरा न सके, जिसे हम पराजित न कर सके। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और इसीलिए साथियों, मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि इन लड़ाइयों के नतीजे निकलते हैं। मैं कॉमरेडों से बात कर रहा था, विष्णु जी हमारे साथ आए थे, आपके हिसार के जो प्रधान हैं वो भी हमारे साथ में थे। वहाँ से लेकर वो जो कहाँ से आए थे, बहादुरगढ़ से लेके यहाँ तक, ये लोग हमारे साथ थे। अभी यादव जी से भी बातचीत हुई, अभी इन्होंने भी काफ़ी विस्तार के साथ में बताया। और हमारे साथी जो आपके अध्यक्ष हैं, हमारे बहुत पुराने कलीग हैं, हमारे दोस्त हैं, विनोद भाई, उन्होंने भी बताया कि 2007 से यहाँ पर ये जो कर्मचारी संगठित होना शुरू हुए हैं, उन्होंने कामयाबियाँ हासिल करना शुरू किए हैं जब से वो सफाई कर्मचारी यूनियन CITU के झंडे के नीचे आए। परिवर्तन की लड़ाइयाँ भाषणों से नहीं लड़ी जाती, संगठित होना जरूरी होता है। इस लड़ाई का मंत्र है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन केवल मंत्र बोलने से काम नहीं चलेगा, उसके लायक वैसा संगठन भी होना चाहिए। और वैसा संगठन कौन सा हो सकता है? यूनियन नाम तो बहुत सारे लोग लगा देते हैं, हर एक अपने आप को कर्मचारी संगठन कहने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे यूनियन की नाम की पूंछ लगाने से यूनियन नहीं बन जाती। मुझे याद आता है अकबर और बीरबल का एक कहानी। एक बार अकबर के नाम के पीछे वर लगता था ना, अकबर, तो अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि यार तुम्हारी हिंदी भाषा बहुत अच्छी है। वहाँ पर जिनको भी सम्मान देते हैं उनके पीछे वर लगाते हैं, मान्यवर, बंधुवर, महाराजवर टाइप से। तो बीरबल ने कहा कि वैसे महाराज हमारे यहाँ गोबर भी होता है, गोबर के पीछे भी बर लगा होता है। तो ऐसे ही कुछ यूनियन है जो अपने नाम के पीछे यूनियन लगा लेती है। वो यूनियन नाम लगाने की वजह से गोबर कोई लाठी में तब्दील नहीं होता। असली लाठी और असली झंडा यही CITU का असली लाठी और असली झंडा है, जो मजदूरों के बीच में 3 बात की गारंटी देता है। पहली गारंटी, खट्टर हो या मोदी हो, अगर संघर्ष का फैसला ले लिया है और मोर्चा खोलने का फैसला ले लिया है, चाहे वो पंचकुला में खोला जाए, चाहे वो दिल्ली में खोला जाए, चाहे वो झज्जर में खोला जाए, तो ये वो झंडा है। वो चाहे जितनी पुलिस ले आए, चाहे जितनी मिलिट्री ले आए, ये पीछे पीठ दिखाकर लौट कर नहीं जाएंगे, सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। और दूसरी खास बात है जो दूसरी किसी भी यूनियन की तुलना में केवल CITU में है, और वो दूसरी खास बात यह है कि दुनिया में अभी वो पैसा बना नहीं है। डॉलर है, येन है, रूबल है, पौंड है, मार्क है, दुनिया में चलने वाले बहुत सारे रुपयों के नाम हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा रुपया बना नहीं है जो CITU की यूनियन के किसी नेता को खरीद सके और वो मजदूर के साथ गद्दारी करके चला जाए। पीठ नहीं दिखाएंगे और बिकेंगे नहीं।
लेकिन तीसरी और सबसे बड़ी खास बात है, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये मजदूर की यूनियन है। ये बाहर से नेता लेकर नहीं आते, हमारे बाहर के साथी आते हैं, संगठित करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, मीटिंगें लेते हैं, लेकिन असली नेता उन्हीं के बीच में से निकलते हैं। ये देवीराम अध्यक्ष हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे सबसे संघर्ष में से निकलकर, अनुभवों के साथ निकलकर योग्यता में आएंगे। इस हॉल में बैठे हुए सारे लोग हरियाणा के और पूरे देश के नेता बनने की क्षमता रखते हैं। ये यूनियन है जो उस क्षमता का विकास करती है, उनको शिक्षित करती है, उनको ट्रेन करती है, उनको आत्मविश्वास देती है। इस समाज में हौसला ख़त्म किया जाता है, बार बार झुककर। बाबा साहब ने एक बार कहा था ये बात कि झुकने की ज़रूरत नहीं है, भक्त बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है वो पुणे की एक आम सभा में भाषण देने के लिए जा रहे थे, तो उनके जितने भी समर्थक थे, बाबा साहब से प्यार करते थे लोग, डॉक्टर अंबेडकर से प्यार करने वालों की कमी न तब थी न आज है। तो जैसे ही वो कार से उतरे, वैसे ही उन्होंने बाबा साहब के पैर छूना शुरू कर दिए कि बाबा साहब आ गए, बाबा साहब आ गए। बाबा साहब बीमार थे, उनके हाथ में छड़ी थी, उन्होंने जो भी पैर छूने के लिए आता उसकी छड़ी से पिटाई लगाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा मुझे पैरों पे झुकने वाला आदमी नहीं चाहिए, मुझे पूजा करने वाला आदमी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मिशन में सीना तान कर पूरे हौसले के साथ बात कर सके। CITU वो यूनियन है जो यूनियन मजदूर के अंदर, ग्रामीण सफाई कर्मचारी भाई और बहन के अंदर वो हौसला पैदा करती है कि मुख्यमंत्री भी खड़ा हो या किसी बड़ी जात के, बड़े खाप के बड़े नेता भी खड़े हों, वो हौसले के साथ सीना तान के पूरी आवाज़ में बोल सकता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास है, क्योंकि उसके पास संगठन है। तो ये वो यूनियन है जो मजदूर के बीच में से नेतृत्व को पैदा करती है। और ठीक, और दूसरी तरफ वो लोग हैं, कौन लोग? 2015 में मोदी जी ने एक भाषण दिया, उन्होंने कहा सफाई कर्मचारी वाले लोग, सफाई कर्मचारी करने वाले लोग आध्यात्मिक काम करते हैं। आध्यात्मिक काम यानी समझते हैं ना आप, बड़े बड़े साधु लोग जो हिमालय पे बैठ के पुण्याई का काम करते हैं ना, वैसे ही ईश्वर के साथ सीधा दर्शन करते हैं। अगर वाकई में ये आध्यात्मिक काम करते हैं तो मोदी जी 8,500 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में बैठने की बजाय कभी 2-4 सप्ताह के लिए हमारे गांव में आके आप भी आध्यात्मिक काम कर लो ना। कभी आके आध्यात्मिक काम करते हैं, इसको ख़त्म नहीं करना चाहते, इस काम को वैज्ञानिक तरीके से ठीक नहीं करना चाहते, उनको उनका वेतन नहीं देना चाहते, जुमला छोड़ना चाहते हैं कि ये हमारे समाज के नए साधु संत हैं। हमें साधु संत नहीं बनना, हमें मालूम है साधु संत कैसे होते हैं। राम रहीम को भी देखा है और आसाराम को भी देखा है हमने। हमें आदमी बनना है, इंसान बनना है, और उस इंसान का दर्जा हमें चाहिए। उस इंसान के दर्जे को देने के लिए आपके पास खजाने में पैसा है कि नहीं है? अगर नहीं है तो आपको गणित बताने के लिए हम जय भगवान को भेज देंगे, वो आपके ही भाई खाते में बता देगा कि ये पैसा गलत खर्च हो रहा है, यहाँ खर्च करो। और एक बार अगर वो बात निकल आती है तो करना पड़ेगी। लेकिन वो एक तरफ जुमला उठाते हैं, आध्यात्मिक है, और दूसरी तरफ क्या करते हैं? हिसार में क्या हुआ, गुड़गांव में क्या हुआ, आपके पड़ोस में जो हत्याकांड हुआ था वो क्या हुआ? जो हमारे पेशे के काम है, वो पेशे के काम भी गुजरात में अगर कोई दलित करता है, गुजरात में या मध्य प्रदेश में या हरियाणा में या पंजाब में कोई सफाई कर्मचारी करता है, ये बजरंग दली और RSS के लोग उस पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं, उसकी हत्या तक कर देते हैं। लिंचिंग का शिकार बनने हैं। केवल मुसलमान नहीं, दलित भी, हमारे बिरादर भी बनने हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो मुश्किल है, और काम करेंगे तो उसके बाद भी वो लिंचिंग है। इस पूरी लड़ाई का नतीजा निकला। बाबा साहब अंबेडकर ने जो झाड़ू छोड़े का नारा दिया, 1993 में आके, 1993 में आके इस देश में ये नीति बनाई गई कि ये कच्चे शौचालय समाप्त किए जाएंगे, ये जो कठिन काम है उस कठिन काम को बंद किया जाएगा। 2013 में आकर एक्ट बना कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सरकार इस तरीके के कामों में कोई किसी को काम करवाने के लिए विवश नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन वो कानून कागज पर आ, सरकार ने अपनी खाल बचाने का तरीका निकाल लिया और सरकारी डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठेके के जरिए उसी काम को करवाने की कोशिश की जा रही है। इन कामों के लिए जो नए साधन आए हैं, उन साधनों के हिसाब से उनको ट्रेन किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये पूरी की पूरी हालत बदली जाए, मनुष्य का दर्जा दिया जाए, सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए,
समाज में सम्मान दिया जाए और उसके साथ साथ आधुनिक उपकरण दिए जाए। सफाई करने के लिए जो आधुनिक चीज़ें हमको मिल सकती है वो हम लोगों को दी जाए। अभी ये जो जन स्वच्छता का जो अभियान चला है, उस अभियान में लोगों की थोड़ी बहुत चेतना बनी है। थोड़े बहुत डब्बे हरे रंग के, नीले रंग के रख दिए गए हैं। सरकार की चेतना में कोई परिवर्तन नहीं है। जनता की चेतना में थोड़ी बहुत सफाई के मामले में, और ख़ास तौर से ये कोरोना की महामारी के बाद कुछ पैदा हुआ है, लेकिन सरकार की चेतना वहीं की वहीं है। इस नींद को तोड़ना होगा। और आखिरी बात ये साथियों, ये नींद कैसे टूटेगी? मैंने आपसे कहा कि उसका मंत्र तो वही है जो बाबा साहब देखे गए। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। लड़ाई के बिना, एकजुट हुए बिना और अपने जीवन के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने वेतन के बारे में, अपने समाज के बारे में पढ़े लिखे बिना कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। और ये काम केवल CITU कर सकती है। इस काम को व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। हमारे पास अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, अंधेरे को चीरने के लिए लड़ाई के अलावा, संघर्ष के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई एकजुट होकर लड़ी जाती है। इसलिए वो मंत्र तो है, लेकिन झंडा भी चुनना पड़ता है उस मंत्र के साथ, और वो झंडा है लाल। इस लाल झंडे का इतिहास है। 1920 में जब पहली ट्रेड यूनियन बनाई गई थी कलकत्ता के अंदर, इस लाल झंडे के नेता थे जिसका नाम था मुजफ्फर अहमद साहब। उनकी मदद करने के लिए लंदन की कम्युनिस्ट पार्टी में जो काम करते थे नौजवान, वो 2-3 नौजवान भी वहाँ पर आए थे। और उन्होंने जो पहली यूनियन बनाई थी वो कलकत्ता के नगर पालिका में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की बनाई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शोषण का सबसे बदतरीन शिकार ये सफाई कर्मचारी है। इस लाल झंडे की शुरुआत सफाई कर्मचारियों को संगठित करने के साथ हुई है। मैं जिस शहर में पैदा हुआ और पढ़ा, उस शहर में भी लाल झंडे की जो पहली यूनियन बनी थी सन 1936 में, वो यूनियन भी सफाई कर्मचारियों की यूनियन थी। ये वो पुरखे हैं जो शोषण के मामले में भी सबसे प्राचीन है, लेकिन संघर्ष के मामले में भी इस लाल झंडे के साथ सबसे प्राचीन है। हमारा रिश्ता अगर हरियाणा के हर गांव में काम करने वाले सफाई कर्मचारी तक पहुंचेगा, तो आप विश्वास मानिए कि अगर हम सबको एकजुट कर लेंगे तो हम आज की तस्वीर को बदलेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हमारे बारे में फैसला करें। लड़ेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उस विचार की यूनियन है जिस विचार ने इस व्यवहार को लागू किया। भगत सिंह को फांसी हो रही थी। जेलर उनके पास आया पूछने के लिए कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। भगत सिंह ने कहा कि मुझे बेबे के हाथ की रोटी खानी है। तो वो जेलर घबरा गया। जेलर ने कहा इसकी बेबे को कहां से लेके आएंगे? तो उसने कहा रात में बेबे को कहां से लेके आएंगे? उसने कहा बेबे मतलब मैं अपनी बेबे की बात नहीं कर रहा। इस जेल में जो सफाई कर्मचारी है वो भी वही काम करता है जो मेरी बेबे करती थी। मेरी गंदगी साफ की है उसने, जेल की गंदगी वो साफ करता है। मैं उसके हाथ की रोटी खा के मरना चाहता हूँ, ताकि मेरी लड़ाई वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर मेरी बेबे को इस तरीके की गंदगी का सफाई काम करने के लिए मजबूर न होना पड़े। ये उस भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले, व्यवहार को मानने वाले लोगों का संगठन है जो माँ का दर्जा देता है, जो बेबे का दर्जा देता है। और हम इस सम्मेलन के जरिए ये संकल्प लेकर जाना चाहते हैं कि अब हम बीमारियों में नहीं जिएंगे, अब हम वंचना में नहीं जिएंगे, अब हम गिड़गिड़ा के नहीं जिएंगे, अब हम लाल झंडा उठाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई, इतने सारी तस्वीरों के मैंने भी फ़ोटो लिए हैं, और हमारा जो अखबार निकलता है वहाँ पर भी ये छापूंगा कि आपने लड़ाई का सिलसिला केवल शुरू नहीं किया है, बल्कि कामयाबियाँ भी हासिल की अपनी एकता के जरिए। अगर ये एकता और विस्तारित होगी तो वो कामयाबियाँ एक उदाहरण बनकर जाएगी, और हरियाणा के सफाई कर्मचारियों का ये आंदोलन देश के बाकी राज्यों के लिए भी उजाले का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लाल सलाम।